पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने जेएस मिल के जीवन से संबंधित कुछ पक्षों और उपयोगितावाद में उनके द्वारा किए गए कतिपय संशोधनों के ऊपर विचार किया था। और उस संदर्भ में स्पष्ट है कि जेएस मिल एक ऐसा उपयोगितावादी है जो कि उपयोगितावाद की मूलभूत मान्यताओं में संशोधन कर देता है। लेकिन सेवाइन कहते हैं कि मिल का महत्व भी इसी दृष्टि से है कि वो उपयोगितावाद से जो उसने डिपार्चर्स किए, जो उपयोगितावाद से उसने विचलन किया, वही उसको महत्वपूर्ण बनाता है, वही उसकी महत्ता को रेखांकित करता है। और ये बात जो दूसरा पक्ष जेएस मिल का है उससे बहुत अच्छे तरीके से प्रमाणित होती है। और वो उनका विचार है स्वतंत्रता का, लिबर्टी का। उनका जो दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ रहा वो ऑन लिबर्टी रहा, जिसके विषय में विद्वानों का मानना है कि स्वतंत्रता, मानवीय स्वतंत्रता की इतनी शास्त्रीय और श्रेष्ठ व्याख्या दुर्लभ है। और इसलिए सेबाइन जैसे विद्वान ऑन लिबर्टी की तुलना जॉन मिल्टन के एरोजेपेटाइका नाम के ग्रंथ से करते हैं और कहते हैं कि इट इज द मोस्ट क्लासिकल डिफेंस ऑफ लिबर्टी। तो इसलिए लिबर्टी का जो उनका विचार है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये विचार जब हम इसको भली प्रकार से समझते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि हैप्पीनेस से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो वस्तु है मानव जीवन के लिए वो स्वतंत्रता है। या दूसरे शब्दों में अगर हैप्पीनेस साध्य है तो उसके लिए स्वतंत्रता एक बहुत ही आवश्यक साधन है, ऐसा मिल मानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि उन्होंने स्वतंत्रता के प्रश्न को 19वीं शताब्दी में क्यों उठाया। 1859 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई, यानी 19वीं शताब्दी का इंग्लैंड। और 19वीं शताब्दी के इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुकी थी। डेमोक्रेसी का क्रमिक तरीके से आगमन भी हो रहा था। तो 19वीं शताब्दी का इंग्लैंड इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का इंग्लैंड है। एक ऐसे लोकतंत्र का युग है जो कि लोकतंत्र उद्योगवाद के विचार पर बन रहा है या गढ़ा जा रहा है। ऐसे समाज में बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे थे। इंग्लैंड की जो आंतरिक समाज की संरचना थी उसमें बड़े परिवर्तन हो रहे थे। नई शक्तियां उभर रही थी। न केवल सरकार की यानी राज्य की शक्ति में विस्तार हो रहा था, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी में गवर्नमेंट की पावर्स बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पॉलिसी मेकिंग का, आर्बिट्रेशन का, रेगुलेशन का दायित्व होता ही होता है। तो इसलिए आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में सरकार की शक्तियों में असाधारण वृद्धि हो एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, ये स्वाभाविक है। और इंग्लैंड में भी ऐसा हो रहा था। तो सरकार की शक्ति भी बढ़ रही थी और डेमोक्रेसी के आगमन के साथ या मास सोसाइटी के आगमन के साथ जनमत का प्रभाव भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ी शक्ति जनमत की होती है, पब्लिक ओपिनियन की होती है। तो ये दो परिवर्तन इंग्लैंड की राजनीतिक सामाजिक संरचना में हो रहे थे कि इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी में सरकार की शक्तियों में असाधारण वृद्धि और
डेमोक्रेटाइजेशन की प्रक्रिया के कारण पब्लिक ओपिनियन के महत्व का बढ़ना। मिल की महत्ता इस बात में है कि मिल ने इन दोनों पक्षों के हानिकारक जो नेतार्थ हैं उनको भी समझा और देखा। ठीक वैसे ही जैसे कि फ्रांस के दार्शनिक डी टॉकविले ने अमेरिकन डेमोक्रेसी के विवेचन विश्लेषण में इन पक्षों को देखा और समझा था। कहने का आशय ये है कि मिल ये समझने लगता है एक लिबरल के नाते, क्योंकि वो एक उदारवादी विचारक है और किसी भी उदारवादी विचारक के लिए व्यक्ति और उसका व्यक्तित्व और उसकी गरिमा और उसकी महिमा साध्य होता है। तो एक तो वो ये समझने लगा था और उसका पर्याप्त संकेत उसकी रचनाओं में मिलता है कि सरकार की शक्तियों के बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति और उसकी गरिमा और स्वतंत्रता के लिए एक नया खतरा पैदा हो रहा है। एक पक्ष तो ये था, यानी जो एक लिबरल के तौर से उसको लगा कि ये जो गवर्नमेंट की जो इंक्रीजिंग पावर्स हैं, दे पोज ए थ्रेट टू इंडिविजुअलिटी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। और धीरे धीरे ये चीज़ प्रमाणित हो रही थी, क्योंकि व्यक्ति के जीवन का रेगुलेशन धीरे धीरे राज्य के हाथ में जा रहा था। जो स्वायत्तता थी जीवन की वो विलुप्त हो रही थी। और दूसरा, उसने ये भी समझ लिया कि वैसे तो पब्लिक ओपिनियन डेमोक्रेसी का एक सकारात्मक पक्ष भी है, लेकिन मास सोसाइटी में जो पब्लिक ओपिनियन होता है या जो डेमोक्रेसी का जो मेजॉरिटेरियन एस्पेक्ट है, बहुमतवादी जो लोकतंत्र होता है कि जो बहुमत कहे उसके अनुसार समाज में कार्य होगा, तो इस मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी में और इस मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी की जो उपज है मास सोसाइटी, उसमें जो पब्लिक ओपिनियन होता है वो भी टिरेनिकल यानी आतताई बनने लगता है। तो इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी गरिमा को एक दूसरा खतरा पब्लिक ओपिनियन से है। यानी पब्लिक ओपिनियन हमेशा आपसे कंफॉर्मिटी की अपेक्षा करता है कि जो चीज़ बहुमत के द्वारा स्वीकार्य है, अनुमोदित है, वो हर व्यक्ति को स्वीकार्य होनी चाहिए, और उससे जो बहुमत से सहमति नहीं रखते उनके प्रति बहुत ही नकारात्मक दृष्टिकोण आमतौर से समाज में रखा जाता है, या एक प्रकार से उनको परसिक्यूट किया जाता है, उनका दमन उत्पीड़न भी होता है। तो ये जो टिरेनी ऑफ मेजॉरिटी है, जो कि एक सामाजिक खतरा है कि समाज में भी जो पब्लिक ओपिनियन है उसकी प्रतिष्ठा इतनी हो जाती है, मेजॉरिटी को इस प्रकार से ईश्वर तुल्य मान लिया जाता है कि जो मेजॉरिटी कहती है या जो पब्लिक ओपिनियन कहता है वही सबको करना चाहिए, उसी के अनुसार सबको सोचना चाहिए या कार्य करना चाहिए या आचरण करना चाहिए। तो एक जो दूसरा खतरा है इंडिविजुअल और उसकी लिबर्टी को, वो सोसाइटी की तरफ से है, ऐसे सोसाइटी जिसमें पब्लिक ओपिनियन बहुत प्रभावशाली बन चुका है। टिरेनी ऑफ मेजॉरिटी, बहुमत का अत्याचार। तो ये परिदृश्य था कि व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता के लिए ये जो दो नए संकट पैदा हो रहे थे, उन संकटों पर विचार करने के लिए उसने अपने इस महान ग्रंथ ऑन लिबर्टी की रचना की। तो ये कॉन्टेक्स्ट है, ये संदर्भ है लिबर्टी की रचना का, कि जब उसने इस ग्रंथ की रचना की तो उसका क्या संदर्भ था,
उसकी क्या आवश्यकता थी। 19वीं शताब्दी की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों में एक गुणात्मक परिवर्तन आ चुका था और वो परिवर्तन, उस परिवर्तन में बहुत सारे नकारात्मक पक्ष भी थे और उसका एक बड़ा नकारात्मक पक्ष था कि ये सारे परिवर्तन व्यक्ति स्वातंत्र्य के लिए एक नई चुनौती प्रस्तुत कर रहे थे। तो इसलिए उसने स्वतंत्रता के प्रश्न को उठाया और बड़े सशक्त तरीके से उठाया। अब जब वो स्वतंत्रता पर विचार करता है तो वो कहता है कि भाई स्वतंत्रता के दो पक्ष हैं। एक तो विचार और अभिव्यक्ति का क्षेत्र, वहां पर स्वतंत्रता होनी चाहिए। अंतःकरण का क्षेत्र, आस्था और विश्वास का क्षेत्र, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर स्वतंत्रता होनी चाहिए, बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। देयर शुड बी एब्सोल्यूट फ्रीडम इन दीज डोमेन्स, इन दीज स्फीयर्स, ऐसा उसका मानना था। तो एक तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न है, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, और दूसरा है फ्रीडम ऑफ एक्शन, कार्य की स्वतंत्रता। क्योंकि मानव जीवन के यही दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, विचार और कार्य। मिल मानता है कि जो विचार की स्वतंत्रता का क्षेत्र है वो पूरी तरह से निर्बंध होना चाहिए, राज्य की ओर से भी और समाज की ओर से भी। किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध किसी भी विचार पर ना तो राज्य की ओर से लगना चाहिए और ना समाज की ओर से लगना चाहिए। तो इसलिए जो थॉट और एक्सप्रेशन का डोमेन है वहां पर एब्सोल्यूट फ्रीडम का वो पक्षधर है। लेकिन जो कार्य का क्षेत्र है वहां वो स्वतंत्रता को सीमित मानता है, उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध मानता है, उसके ऊपर कुछ अंकुश मानता है। तो अब इन दोनों पक्षों पर हमें विचार करना है कि उसके क्या तर्क हैं। विचार के क्षेत्र में वो जिस प्रकार की निर्बंध स्वतंत्रता का पक्षधर है वो उसके एक वक्तव्य से प्रमाणित होता है, और वो उसका बहुत ही प्रसिद्ध वक्तव्य है ऑन लिबर्टी का। इफ ऑल मैनकाइंड माइनस वन were of one opinion and only one person is of contrary opinion, mankind will no more be justified in silencing that one person. ये उसका बहुत ही क्लासिक स्टेटमेंट है थॉट और एक्सप्रेशन की एब्सोल्यूट लिबर्टी का। वो कहता है कि अगर 100 में 99 लोग एक विचार के हैं लेकिन एक व्यक्ति उससे भिन्न विचार रखता है, तो उन 99 लोगों को कोई अधिकार नहीं है या कोई अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो उस एक व्यक्ति के विचार को नियंत्रित करने का, सीमित करने का प्रयास करें। तो ये उसके वक्तव्य से स्पष्ट है कि जो मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज है, जैसा कि उसके कुछ समीक्षकों ने शब्दावली का प्रयोग किया है कि मार्केट प्लेस ऑफ द आइडियाज है, वहां पर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का, अपने विचार को प्रकट करने का, अपने तर्क को रखने का, संवाद करने का, विवाद करने का पूरा अधिकार है, और उस पर किसी भी प्रकार का अंकुश या नियंत्रण न तो सरकार की तरफ से होना चाहिए न समाज की तरफ से होना चाहिए, ऐसा उसका मानना है। प्रश्न ये उठता है कि यानी जो भी आमतौर से हम देखते हैं कि जो मेजॉरिटी ओपिनियन होता है उसको सबको मानना चाहिए, ऐसा जो आज की जो डेमोक्रेसी है, जो लिबरल डेमोक्रेसी जिस तरह से विकसित हुई है, उसमें यह है कि भाई जो मेजॉरिटी में है वो भगवान है, ईश्वर तुल्य है, और वो जो कुछ भी कहता है बस वही जनता की आवाज़ है, और जो माइनॉरिटी में है उसको पूरी तरह से मेजॉरिटी के अनुसार चलना चाहिए, अन्यथा उनका
दमन होना चाहिए, उनका उनके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, उनके ऊपर अंकुश होना चाहिए। मिल कहता है कि इसके भयावह परिणाम होंगे ऐसा करने के, व्यक्ति के लिए भी और समष्टि के लिए। क्योंकि जो मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज है वो पूरी तरह से फ्री फ्लोटिंग होना चाहिए, पूरी तरह से निर्बंध होना चाहिए। हर तरह के विचार आए, हर तरह का तर्क आए, हर तरह की मान्यता प्रतिपादित की जाए। जो लोग कोई भी विचार मानिए आप उसको बहुत ही अनकन्वेंशनल मानते हैं, अटपटा मानते हैं, अनऑर्थोडॉक्स मानते हैं, तो तब भी उसके दमन का अधिकार किसी को नहीं है, न सरकार को न समाज को। ऐसा वो कहता है। इसलिए वो कहता है कि एक श्रेष्ठ समाज में, एक श्रेष्ठ सभ्यता में हर प्रकार के विचार को प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब वो केवल इस तरह की मान्यता का प्रतिपादन ही नहीं करता, ऐसा क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है, तर्क क्या है, इसका भी वो प्रतिपादन करता है। और वो 3 तर्क देता है। पहली बात तो वो ये कहता है कि जो अनकन्वेंशनल आइडियाज हैं या जो अनऑर्थोडॉक्स आइडियाज हैं जिनसे हम सहमत नहीं हैं, जो बहुमत से विरुद्ध दृष्टिकोण प्रतिपादित किए जा रहे हैं किसी एक व्यक्ति के द्वारा या किसी छोटे से समूह के द्वारा, तो इस तरह का जो अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियन है उसका दमन करने का समाज या राज्य को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए क्योंकि किसी विचार के पक्ष में बहुमत है, ये उसके सत्य होने का आधार हमेशा नहीं हो सकता। If any idea or if any opinion is being supported by the majority of the people, it is not necessary that that opinion or idea should be true. सत्य का संख्या से कोई संबंध नहीं होता। सत्य संख्या सापेक्ष नहीं होता कि क्योंकि आपके पास आपकी तरफ ज्यादा है, लोग हैं, बहुमत है, बहुमत ऐसी बात कह रहा है तो वो सत्य ही होगी, श्रेष्ठ ही होगी, और अल्पमत जो कह रहा है वो सत्य ही होगा, अश्रेष्ठ ही होगा। ये तो बहुत ही गलत तरीका है जजमेंट का। क्योंकि वो कहता है कि इतिहास में ऐसे दृष्टांत हैं, बहुत सारे दृष्टांत हैं, जब किसी दौर में जो बात एक व्यक्ति के द्वारा कही जा रही थी उसको लोगों ने उसका दमन उत्पीड़न किया। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति की बात बहुमत के विरुद्ध थी या समाज की मूल मान्यता के विरुद्ध थी, और उस व्यक्ति का दमन उत्पीड़न हुआ, उसको मृत्युदंड दिया गया, निर्वासित किया गया। लेकिन बाद में प्रमाणित हुआ, इतिहास ने प्रमाणित किया कि वो एक व्यक्ति सही था और पूरा समाज गलत था। और इस संदर्भ में वो 2 दृष्टांत देता है इतिहास से, पाश्चात्य इतिहास से, तो सुकरात का और दूसरा क्राइस्ट का, ईसा का। सुकरात को भी एथेंस ने मृत्युदंड दिया, इसलिए क्योंकि सुकरात की जो मान्यताएं थीं, जो सुकरात के विचार थे, उनसे एथेंस और यूनान के लोग सहमत नहीं थे, और वो मानते थे कि ये बड़े अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स व्यूज रख रहे हैं, इनको मानने से समाज का नुकसान होगा। लेकिन अंततः वही विचार समाज के लिए कल्याणकारी या श्रेष्ठ प्रमाणित हुए, सत्य प्रमाणित हुए। तो एथेंस की सरकार और एथेंस का समाज गलत था और सुकरात सही था, लेकिन ये चीज सामने आने में शताब्दियां लग गई। इसी प्रकार से ईसा का है कि ईसा को भी तत्कालीन समाज में यरूशलेम में भी और रोमन साम्राज्य में भी, जिसका कि वो हिस्सा था, ईसा और ईसा के विचारों का बड़ा दमन उत्पीड़न हुआ। ईसा को भी क्रूसिफाई किया गया, सलीब पर चढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार
सत्य संख्या निरपेक्ष होता है और ईसा और सुकरात के दृष्टांत से वो इस बात को प्रमाणित करने की चेष्टा करता है। हम लोग जानते हैं कि यूरोप के इतिहास में बाद में भी कई इस प्रकार के अवसर आए, खासतौर से कोपरनिकस की मान्यताओं को उस समय का प्रबुद्ध वर्ग स्वीकार नहीं करता था, यद्यपि अंततः वही मान्यता प्रमाणित हुई। तो इसलिए उसका ये मानना है कि सत्य का संख्या से संबंध नहीं, कोई आवश्यक नहीं कि जो बहुमत कहे या जो बहुमत माने वही सत्य हो और जो अल्पमत कहे या अल्पमत माने वह सत्य हो, ऐसा उसका विचार है। फिर दूसरा तर्क वो ये देता है कि अगर हम ये मान भी लें कि जो बहुमत का दृष्टिकोण है वही सत्य है, तो जब तक किसी सत्य का परीक्षण ना हो, किसी विचार का, किसी सिद्धांत का जब तक परीक्षण ना हो विभिन्न दृष्टियों से, विभिन्न कोणों से, तब तक उसकी सत्यता कैसे निर्धारित की जाए। अगर कोई विचार है, कोई सिद्धांत है, कोई मान्यता है, अगर केवल उसको आपने प्रतिपादित कर दिया, घोषित कर दिया और समाज ने यूं ही स्वीकार कर लिया, तो मिल कहता है कि ये तो बड़ी निकृष्ट पद्धति है, ये तो एक प्रकार की आप कन्फॉर्मिटी, समाज को बिल्कुल आप बुद्धि विवेक से रहित बना देंगे अगर इस प्रकार की इस प्रकार का दृष्टिकोण समाज में प्रचलित होगा कि जो भी बात किसी व्यक्ति ने, किसी विचारक ने, किसी राजनेता ने कह दी और उसको हमने चुपचाप यूं ही स्वीकार कर लिया, बिना उसको एग्जामिन किए, बिना उसको एनालाइज किए, बिना उसको क्रिटिसाइज किए, तो फिर ये तो व्यक्ति के एक प्रकार का जो सुप्त समाज है ये उसका लक्षण है, जागृत समाज का लक्षण नहीं। क्योंकि जागृत समाज हर मान्यता का, हर विचार का, हर सिद्धांत का परीक्षण करेगा और परीक्षण करने के उपरांत ही उसको स्वीकार करेगा। और जैसा कि सुकरात ने भी कहा कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, तो इसलिए वो कहता है कि अगर जो बहुमत का तर्क है या जो सिद्धांत है, मान्यता है, अगर वो हम सत्य भी मान लें तब भी उसका सत्य तब तक स्थापित नहीं हो सकता जब तक कि उसको विभिन्न दृष्टियों से, विभिन्न कोणों से उसकी समीक्षा, समालोचना न हो जाए। इसलिए भी किसी विचार का दमन नहीं होना चाहिए। अगर विभिन्न कोणों से, विभिन्न दृष्टियों से उसकी समीक्षा के उपरांत भी वो विचार बना रहता है, तब उसकी सत्यता को लेकर कोई संदेह नहीं बचेगा और सब लोग उसको सहर्ष और सहज रूप से स्वीकार कर लेंगे। तो इसलिए खंडनात्मकता के बिना किसी सिद्धांत या किसी विचार का की महत्ता को स्वीकार कर पाना असंभव है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 20वीं शताब्दी में विचार आया फाल्सिफाइबिलिटी का, कि कोई भी विचार है, सिद्धांत है, उसको फाल्सिफाई करने की कोशिश करना उस विचार को पुष्ट करने की कोशिश होती है। अगर वो विचार पुष्ट होगा, सम्यक होगा, तो फाल्सिफिकेशन की प्रक्रिया के उपरांत भी वो अपनी जगह पर स्थिर रहेगा, डटा रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो असत्य है और हमें हमारे हित में है, प्रतिपादक के हित में भी यही है और समाज के हित में भी यही है कि वो उस विचार का परित्याग करते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि हर विचार का परीक्षण होना चाहिए, हर विचार को कन्फ्रंट किया जाना चाहिए, और अगर ऐसा है तो फिर सभी प्रकार के विचारों का प्रकाशन समाज में होना चाहिए। किसी भी विचार का, किसी भी मान्यता का दमन नहीं होना चाहिए इस आधार पर कि उसका प्रतिपादन करने वाले
थोड़े से लोग हैं या अल्पसंख्यक लोग हैं और बहुसंख्यक तो दूसरी मान्यता को मानता है। तो इसलिए वो कहता है कि कोई भी मान्यता हो, जब तक उसको क्रिटिसाइज और कन्फ्रंट नहीं किया जाता तब तक उसके ट्रूथ को, उसकी वैलिडिटी को एक्सेप्ट ना करना चाहिए, ना करना समाज के हित में होता है। इसलिए वो कहता है कि he who knows only his side of the case knows very little of it। कि जो व्यक्ति अपने ही विचार का पक्ष पोषण कर रहा है और किसी को सुनने को तैयार नहीं, कोई आलोचना, कोई समीक्षा, वो तो एक बहुत ही सीमित दायरे में भ्रमण कर रहा है। उसकी बुद्धि का दायरा बहुत सीमित रह जाएगा और उसकी बुद्धि का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि उसने कभी सत्य को या किसी सिद्धांत को व्यापक धरातल पर या विभिन्न दृष्टियों से, विभिन्न कोणों से देखने का प्रयास ही नहीं किया। तो इसलिए भी वो वाक स्वातंत्र का, फ्रीडम ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन का प्रबल पक्षधर है। और तीसरा उसका तर्क ये है कि कोई भी विचार हो, चाहे वो बहुमत का हो, चाहे वो अल्पमत का हो, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स हो या अनऑर्थोडॉक्स हो, कन्वेंशनल हो, अनकन्वेंशनल हो, कोई भी विचार जो समाज में प्रचलन में है, उसमें सत्य का कुछ ना कुछ अंश अवश्य होता है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी विचार, कोई भी सिद्धांत ये नहीं कह सकता कि वो पूर्ण सत्य को प्रकट कर रहा है। ऐसा मिल का तर्क है। नो थॉट ग्रेस्प्स द ट्रूथ कंप्लीटली। पहली बात तो यह है कि कोई भी विचार जो समाज में प्रचलन में है, उसमें किसी ना किसी अंश में सत्य होता है, तभी तो वो प्रचलन में है, तभी तो वो अस्तित्व में आया, तभी तो वो चर्चा का विषय बना। इसलिए कोई ना कोई अंश तो सत्य उसमें है ही। और दूसरी बात यह है कि कोई भी विचार कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन वो पूर्ण रूप से सत्य को प्रकट कर रहा है, ये कभी नहीं कहा जा सकता। यानी हर प्रकार के विचार के लिए समाज में स्थान होना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठतम सिद्धांत भी, श्रेष्ठतम विचार भी पूर्ण रूप से सत्य है या अंतिम सत्य है, ये हम कभी नहीं कह सकते। तो इसलिए वो कहता है कि हमें किसी भी विचार का या धारणा का या सिद्धांत का दमन नहीं करना चाहिए, उसको बहिष्कृत करने का जो विचार है वो उचित नहीं है। इसलिए वो कहता है कि फ्रीडम ऑफ थॉट का जो क्षेत्र है वो एब्सोल्यूट फ्रीडम का क्षेत्र है, पूर्ण स्वतंत्रता का क्षेत्र है, कि वहाँ पर हर प्रकार के विचार का, सिद्धांत का प्रतिपादन होना चाहिए। और फिर वो जो वाद विवाद की, संवाद की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजर कर उसकी सत्यता या उसकी वैधता प्रमाणित होगी। वो किस मात्रा में सत्य है, किस मात्रा में सत्य है, ये सब प्रक्रिया से निर्धारित होता है। तो इसलिए वो फ्रीडम ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन का प्रबल पक्षधर है। लेकिन इतना सब कुछ कहने के बाद भी वो ये मानता है कि फ्रीडम ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप जिसको कहते हैं स्लेंडर, झूठ, जानबूझ कर किसी को अपमानित करें, किसी के खिलाफ किसी का चरित्र हनन करें। तो लायबल और स्लेंडर, ये दो करने की आज़ादी आपको फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन के नाम पर नहीं है। किसी का चरित्र हनन करना या किसी झूठ को प्रचारित करना, इसके लिए अनुमति नहीं दी जा सकती
विचार स्वतंत्र या वाणी स्वातंत्र के नाम पर, ऐसा उसका मानना है। लेकिन वो कहता है कि उनके ऊपर भी, उनको भी डिफाइन करना चाहिए कि भाई क्या चीज लायबल है, क्या चीज स्लेंडर है, इसको भी डिफाइन करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि कोई सरकार किसी भी चीज को लायबल और स्लेंडर घोषित कर दिया, कोई समाज किसी भी चीज को इस तरह से कह दे, उसको भी सुपरिभाषित करने की, स्पष्ट करने की आवश्यकता है, जिससे कि इनको प्रतिबंधित करने की शक्ति का दुरुपयोग ना हो, मिसयूज ना हो। तो एक तो उसने, लेकिन उसने एक, ये सब बात कहने के बाद एक अंतिम बात उसने ये कही विचार स्वातंत्र के धारणा का प्रतिपादन करते हुए कि आश्चर्य की बात यह है कि हमारे समाज में महिलाओं को विचार अभिव्यक्ति के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं, जबकि वे भी बुद्धिशील होती हैं, उत्तरदायी होती हैं, समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उनके अंदर भी सामर्थ्य है, प्रतिभा है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान कर सके। लेकिन फिर भी बहुत सारे अंकुश हमारे समाजों में महिलाओं के ऊपर लगा दिए गए, इसका वो विरोधी है। और इसी संदर्भ में उसने ग्रंथ की रचना की जो कि 19वीं शताब्दी की एक क्रांतिकारी पुस्तक मानी जाती है, सब्जेक्शन ऑफ विमेन। तो वो ये मानता है कि सब्जेक्शन ऑफ विमेन स्वतंत्रता की धारणा का बहुत बड़ा निषेध है, और इसलिए वो ये मानता है कि महिलाओं को भी विचार अभिव्यक्ति के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में अपनी क्षमता और अपनी प्रतिभा के अनुसार अग्रसर होने का अधिकार होना चाहिए। खास तौर से वो राजनीति में और संसद में महिलाओं की भागीदारी का प्रबल पक्षधर था। उसने हाउस ऑफ कॉमन्स में बिल भी पेश किया, दुर्भाग्य से वो पास नहीं हो पाया, आगे चल के पास हुआ। तो इसलिए वो ये मानता है कि जो महिलाओं का जो सब्जेक्शन है, उनकी जो पराधीनता है, वो भी स्वतंत्रता के सिद्धांत का एक बहुत बड़ा अपवाद है या बहुत बड़ा निषेध है, और इसको इंग्लैंड जैसे समाजों को दूर करना चाहिए। फिर दूसरा उसने स्वतंत्रता का पक्ष कार्य की स्वतंत्रता का माना। विचार की स्वतंत्रता के क्षेत्र में तो वो पूर्ण स्वतंत्रता का पक्षधर है, लेकिन कार्य की स्वतंत्रता के क्षेत्र में वो स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध मानता है। यानी यहाँ पर जो फ्रीडम है वो एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है, सापेक्ष है। सापेक्ष इसलिए क्योंकि वो कहता है कि मनुष्य के जो कार्य होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। हमारे कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव केवल हमारे ऊपर पड़ता है, जिनका संबंध केवल हमसे है, अपने से है, जिनको वो सेल्फ रिगार्डिंग या स्वपरक कार्य कहता है, कि जो केवल इंडिविजुअल उनके उस कार्य के जो भी परिणाम हैं, अच्छे या बुरे, वो केवल उस व्यक्ति तक सीमित है। तो इसलिए एक तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस होते हैं, दूसरे हमारे ऐसे कार्य होते हैं जो कि अदर रिगार्डिंग होते हैं, जिनका प्रभाव हमारे आसपास विद्यमान लोगों पर भी पड़ता है, समाज पर भी पड़ता है। तो ये अदर रिगार्डिंग एक्शंस, यानी वो एक्शंस जो कि हमारे नेबरहुड को, हमारी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, मेरे वो एक्शंस अच्छे या बुरे। तो ये दो प्रकार के कार्य हुए। अब उसका कहना है कि जहां तक सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस का संबंध है, वहां पर तो व्यक्ति को ठीक वैसे ही पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए जैसे कि उसको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस के क्षेत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण है, लेकिन अदर रिगार्डिंग एक्शंस के क्षेत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित है।
इसलिए सीमित है क्योंकि मेरे द्वारा किए गए कार्यों से समाज अच्छा या बुरा बनता है। उदाहरण के तौर से जो एक प्रश्न था 19वीं शताब्दी का, पब्लिक ड्रिंकिंग, सार्वजनिक रूप से मद्यपान करना या सार्वजनिक रूप से जुआ खेलना। अब ये पब्लिक ड्रिंकिंग या पब्लिक गैम्बलिंग, ये दो ऐसी चीजें हैं कि जिनका असर दूसरे पे भी पड़ेगा, बच्चों पे पड़ेगा, आसपास के और लोगों पे पड़ेगा, और हो सकता है वो भी ऐसा करने लग जाए। तो इसलिए मेरे उन कार्यों से जिससे समाज के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, मेरे उन कार्यों को नियंत्रित किया जाना उचित है। वहां मुझे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। यानी ग्रीन के शब्दों में कहें कि कार्य के क्षेत्र में हमें केवल उन्हीं कार्यों को करने की स्वतंत्रता है जो कि वर्थ डूइंग है, करने योग्य है। यानी जो हमारे परिवार को, हमारे आस पड़ोस को, हमारे समाज को श्रेष्ठ बनाने का काम करते हैं, सही दिशा में ले जाने का काम करते हैं। लेकिन जो मेरे कार्य वर्थ डूइंग नहीं है, करने योग्य नहीं है, अशोभनीय हैं, अनैतिक हैं, ऐसे कार्यों को करने की मुझे स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। वहाँ मेरी स्वतंत्रता सीमित है, मर्यादित है। उस पर अंकुश लगाना, प्रतिबंध लगाना उचित है। सामाजिक हित की दृष्टि से उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और लगाए जाने चाहिए। तो इसलिए वो कहता है कि जो कार्य का क्षेत्र है वहाँ पर सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस में एब्सोल्यूट फ्रीडम, और उसका एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, ओवर हिमसेल्फ, हिज ओन माइंड एंड बॉडी, इंडिविजुअल इज सॉवरेन। अपने ऊपर, अपने शरीर, अपने मन के ऊपर व्यक्ति संप्रभु होता है, यानी पूर्ण स्वतंत्र होता है। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस के क्षेत्र में वो पूर्ण स्वतंत्र है, वहाँ वो सॉवरेन है। लेकिन जो कार्य जिनका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है वहाँ पर उसकी स्वतंत्रता सीमित है, मर्यादित है। यानी वहाँ पर उसकी जो लिबर्टी है वो निगेटिव है, नकारात्मक है, कि उसको डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं कि आप ये कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते, या आपको नहीं करना। और व्यक्ति को, क्योंकि वहाँ पर सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है अनैतिक चीज़ों से, अनैतिक आचरण से, अनैतिक प्रभावों से, तो इसलिए वहाँ पर सोसाइटी का जो गुड है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, समाज का ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और सामाजिक हित की दृष्टि से या सामाजिक सुख की दृष्टि से व्यक्ति के इस प्रकार के कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उनको नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसलिए उसने कार्य की स्वतंत्रता के पक्ष पर इस प्रकार से विचार प्रकट किए। लेकिन उसने अपनी स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए एक बड़ी दूसरे प्रकार की एक अटपटी बात भी कही, जो कि एक तरह से उसकी रेशल प्रेजुडिस को, उसके जातीय अहंकार को या उसकी जातीय दुर्भावना को प्रकट करती है। क्योंकि वो ऑन लिबर्टी में ही लिखता है कि भाई इस प्रकार की जो स्वतंत्रता जिसका कि मैंने प्रतिपादन किया, ये जो बैकवर्ड रेसेस हैं, यानी संसार के जो पिछड़े हुए देश हैं, जो असभ्य देश हैं, उनके लिए ये स्वतंत्रता की बात हम नहीं कर रहे हैं। उनको ये स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। ये स्वतंत्रता तो इंग्लैंड या यूरोप जैसे जो उन्नत देश हैं, जो उन्नत राष्ट्र हैं, जो श्रेष्ठ राष्ट्र हैं, जहाँ पर नैतिकता का, सामाजिकता का स्तर बहुत उच्च है, वहाँ के लोगों के लिए ये वर्च्यूज हैं, वहाँ के लोगों के लिए ये सब चीज़ें हैं। एशिया
के देश, अफ्रीका के देश तो जैसा कि मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि ये लोग तो डिस्पोटिज्म यानी निरंकुशता या निरंकुश शासन डिजर्व करते हैं, दासता डिजर्व करते हैं। उन लोगों के लिए स्वतंत्रता का विचार नहीं। अब ये उसका एक जातीय या प्रजातीय जो दुर्भावना है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से सामने आती है। और दूसरा उसने कहा कि जो बच्चे हैं उनको इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती क्योंकि उनका अभी शारीरिक, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास पूरी तरह से नहीं हुआ है। इसलिए स्वतंत्रता का ये सिद्धांत उनके ऊपर चरितार्थ नहीं होता, उनके ऊपर लागू नहीं होता। उसने ये दो अपवाद या एक्सेप्शंस माने हैं अपनी स्वतंत्रता के सिद्धांत के। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये उसका स्वतंत्रता का विचार है। निष्कर्ष के तौर से हम कह सकते हैं, जैसे कि सेवाइन ने कहा, कि मिल ये मानता था कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए केवल हमें एक लिबरल गवर्नमेंट ही नहीं चाहिए बल्कि एक लिबरल सोसाइटी भी चाहिए। यानी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का समुचित रूप से उपभोग कर सके और उसके हिसाब से अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। इसके लिए केवल यही पर्याप्त नहीं है कि उसको सरकार के अनुचित और अनावश्यक बंधनों से, प्रतिबंधों से मुक्ति मिले, बल्कि उसके लिए ये भी आवश्यक है कि उसको जो समाज के अनुचित अनावश्यक प्रतिबंध होते हैं, रीति रिवाजों के रूप में, जनमत के रूप में, उनसे भी मुक्ति मिले। क्योंकि सोसाइटी जो होती है वो कस्टम्स और ट्रेडिशंस और पब्लिक ओपिनियन के जरिए भिन्न दृष्टिकोण को, भिन्न विचार को का दमन करती है कि अगर आपने इस कस्टम को नहीं माना तो आपको बहिष्कृत कर दिया जाएगा समाज से, इस परंपरा का पालन नहीं किया तो आपको ऑस्ट्रेसाइज कर दिया जाएगा, समाज से निकाल दिया जाएगा, समूह से निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए और वो कहता है कि दोनों प्रकार के जो, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो सोशल हो, दोनों प्रकार के जो परसिक्यूशन हैं, ये दोनों प्रकार के परसिक्यूशन से व्यक्ति को बचाना है, तब जाके व्यक्ति को सम्यक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। इसलिए उसने ये माना कि व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी, जिसको आजकल कहते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स इन लिविंग, कि अपने तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर सके और उसके ऊपर प्रतिबंध केवल वहां लगे जहां पर सामाजिक हित का प्रश्न उत्पन्न होता। जैसे कि हमारे संविधान में भी स्वतंत्रता के अधिकार का जहां विवेचन है तो वहीं साथ साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी स्पष्ट किए गए हैं कि समाज के हित में, राज्य के हित में कौन से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो ये उसका स्वतंत्रता का विचार है। अन्य पक्षों पर हम लोग आगे बात करेंगे।